तो कल से तो आप लोग का छुट्टी है ना? यस सर। अच्छा, अभी कम से कम खत्म होने में 8-9 लेक्चर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सिलेबस अब हमको लगता है कि उसके बाद क्लास चलेगा छुट्टी के बाद। कुछ बताएं छोटी सर। नहीं पता सर, लेकिन गीतिका मैम तो क्लास ले रही है, अच्छा ठीक है, लेगी मतलब छुट्टी के बाद। चलिए ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे फिर अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। उस दिन हम लोग निकालना सीखे थे रेजोनेंस पीक और डीसी गेन वगैरह निकालना सीखे थे। आज हम लोग बात करेंगे 3 dB बैंडविड्थ का। 3 dB बैंडविड्थ क्या होता है ये बात करेंगे। तो देखिए, सिग्नल जो हमारे पास आता है, आगे आप एंटीना में भी पढ़ेंगे कहीं भी, तो सिग्नल अगर हमारे पास में आता है तब जब तक अगर 50% से ज़्यादा सिग्नल का स्ट्रेंथ हमको मिल रहा है, कोई भी सिग्नल जैसे आपके पास आ रहा है तो उसका अगर 50% से ज़्यादा अगर हमको मिल रहा है सिग्नल का स्ट्रेंथ, तो हम बोलते हैं कि सिग्नल अवेलेबल है। अगर 50% से कम है, मान लीजिए 49% भी अगर हमको सिग्नल का स्ट्रेंथ मिल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि सिग्नल अवेलेबल नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड मेजर है, क्योंकि जो भी सिग्नल का पावर होता है वो इनफाइनाइट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज तक हमको उसका कम से कम हाफ पावर मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि सिग्नल जो है हमारा अवेलेबल है। मतलब फ्रीक्वेंसी का वो रेंज जहाँ तक कि हमको हाफ पावर मिल रहा है सिग्नल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सिग्नल हमारा अवेलेबल है। मतलब अगर आपके मोबाइल में अगर सिग्नल कैच कर रहा है वहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि सिग्नल का हाफ पावर से ज़्यादा अवेलेबल है, तब आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट है। मतलब आप में टावर प्रेजेंट है, अगर सिग्नल दिखा रहा है तो मतलब हाफ पावर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर हाफ पावर से कम है तो हम बता सकते हैं कि जो सिग्नल है वो हमारा इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी का रेंज है, उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जिस फ्रीक्वेंसी के रेंज पे, जहाँ तक फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू, जहाँ तक हाफ पावर से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास में है सिग्नल का, तो हम लोग बोलते हैं कि सिग्नल अवेलेबल है, अदरवाइज हम बोलते हैं कि सिग्नल हमारा खत्म हो गया। तो इसीलिए पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं 3 dB बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। बैंडविड्थ पता ही आपको, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्युपाइड बाय अ सिंगल चैनल और अ सिग्नल इज कॉल्ड एज द बैंडविड्थ। मतलब फ्रीक्वेंसी का वो रेंज जो कि किसी सिंगल चैनल के द्वारा ऑक्युपाई किया गया। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 88 से 108 मेगाहर्ट्ज किसका है, एफएम का रेंज है। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज इसका रेंज है। तो ये रेंज है, मतलब इतना रेंज तक फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। तो बैंडविड्थ कितना हो गया, 108 माइनस 88 कितना हो गया, 108 माइनस 88 कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 10 में से 8, मान लीजिए 20 हो गया। तो कितना हो गया, 8 28, मान लीजिए 28, तो 28 मेगाहर्ट्ज हम क्या बोल सकते हैं, इसका हमारे पास में रेंज हो गया। 28 मेगाहर्ट्ज हमारी, सॉरी 88, 0 कितना हो गया, बोल सकते हैं कि 20 मेगाहर्ट्ज इसका हमारा रेंज हो गया, मतलब बैंडविड्थ हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का वो रेंज जहाँ पे सिग्नल चैनल द्वारा ऑक्युपाई किया था उसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, द रेंजेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्युपाइड बाय सिंगल चैनल और सिग्नल इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। तो मान लीजिए जो चैनल है, सिंगल चैनल, उसमें 88 से 108 मेगाहर्ट्ज एफएम का रेंज दिया गया है, तो इसमें इसका जो बैंडविड्थ क्या हो गया, 108 माइनस 88, तो पूरा जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, हमारा बैंड का विड्थ हो गया। तो हम लोग उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। अब थ्री डीबी बैंडविड्थ हम क्यों डिफाइन करते हैं, 3 dB बैंडविड्थ क्यों इंपॉर्टेंट फिनोमिना है हमारे लिए। तो हम बताएं कि सिग्नल का पावर जिस फ्रिक्वेंसी रेंज पे अगर हमको पावर हाफ से अधिक मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि सिग्नल अवेलेबल है। अगर हाफ से कम मिल रहा है तो हम लोग बोलते हैं सिग्नल पूरा खत्म हो चुका है और पूरा सिग्नल सारा इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी रेंज में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जिस फ्रिक्वेंसी पे कम से कम हमको हाफ और उससे ज़्यादा पावर मिल रहा है तो हम लोग बोलते हैं सिग्नल अवेलेबल है। तो इसीलिए 3 dB बैंडविड्थ को हम लोग बोलते हैं हाफ फ्रिक्वेंसी, मतलब बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग उसको देख, तो 3 dB बैंडविड्थ को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, तो मान लीजिए एट ओमेगा इक्वल टू जीरो, एट ओमेगा इक्वल टू जीरो पे हम क्या बताए थे, हमको डीसी गेन मिलता है कि मान लीजिए गेन हमको मिलता है डीसी, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट के तो हमको क्या मिला था, डीसी गेन मिला था। मैग्नीट्यूड क्या मिला था, डीसी गेन मिला था। एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पर हम क्या बताए थे कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पे जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या होता है, गेन का 1/√2 होता है। मतलब जो हमारा गेन का डीसी गेन का वैल्यू है उसका 1/√2 होता है। 1/√2 कैसे होता है, तो इस तरह से होता है कि रीजन क्या होता है, जो पावर क्या होता है, जनरली हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर करके देखें तो पावर या तो आई स्क्वायर के टर्म में आता है या तो वी स्क्वायर के टर्म में आता है। तो पावर जनरली हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो एट ओमेगा इक्वल टू जीरो पे पावर क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वहाँ पे क्या होता है, पावर का हाफ हो जाता है, मतलब हाफ पावर हमको मिलता है। तो
तो वहां पे हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है, के बाय, जो हमारा मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू उसका क्या होता है, के बाय √2 वैल्यू हमको मिलता है। तो विच तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी उसको बोलते हैं, क्योंकि पावर हमको हाफ मिलता है। तो हम बताएं कि हमारा इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किसी भी सिस्टम में हाफ पावर से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो हम बोलते हैं सिग्नल अवेलेबल है, अदरवाइज हम बोलते हैं सिग्नल हमारा इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो सिग्नल इज स्प्रेड अप टू इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी बट वी ओनली कंसिडर एट द फ्रीक्वेंसी वेयर पावर इज ग्रेटर देन 50% और बिलो 50% ए सिग्नल इज कंसिडर टू बी दैट इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अगर 50% से कम पावर मिल रहा है तो हम बोलते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी रेंज पे हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू जहाँ पे हमको कम से कम 50% से अधिक पावर मिले तो अभी तभी हम बोलते हैं कि सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है। उससे कम में हम बोलते हैं कि पूरा इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रेंज में पावर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू जहाँ पे कम से कम हमको हाफ पावर या उससे ज़्यादा मिले तो हम बोलते हैं सिग्नल हमारा एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम डीबी में कंसीडर करें ओमेगा इक्वल टू 0 पे तो उसको डीबी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 20 log 10 के, अगर के हमारा डीसी गेन है तो क्या लिखेंगे 20 log 10 के। और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पे अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा 20 log 10 के बाय √2, तो क्या लिख सकते हैं 20 log 10 के माइनस 20 log 10 √2। तो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पे अगर इस फॉर्म में लिखेंगे डेसिबल के फॉर्म में तो क्या आ जाएगा 20 log 10 के माइनस 20 log 10 √2, 20 log बेस 10 √2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे √2 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा क्या सा कौन सा वैल्यू आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 log 10 के माइनस 3 dB। इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 log 10 के माइनस ये जो हमारा 20 log 10 √2 का जो वैल्यू आया इसको हम लोग बोलते हैं 3 dB वैल्यू, जो हमारा ओमेगा सी का वैल्यू। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 20 log 10 के माइनस 3 dB। तो ओमेगा सी जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब उस जो ओमेगा सी जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है वहां पे हमको कम से कम हाफ पावर मिलना चाहिए या उससे अधिक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसको हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 dB फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि मतलब कम से कम वहां पे हाफ या उससे अधिक हमको पावर मिलना चाहिए, तो ये हम बोलते हैं कि सिग्नल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज हम बोलते हैं सिग्नल हमारा लॉस्ट कर चुका है। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। 3 dB फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में पैरामीटर है किसी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि उसी के बाद हम बोलते हैं कि सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो अदरवाइज बोलते हैं कि लॉस हो चुका है। तो 3 dB फ्रीक्वेंसी जो पैरामीटर है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। तो अब इसको हम लोग पुट करते हैं 3 dB पैरामीटर का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्या होता है ओमेगा सी का वैल्यू। अभी तक हम लोग क्या क्या निकालना सीख चुके हैं, अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में ओमेगा आर निकालना सीखे थे, एमआर निकालना सीखे थे, दो चीज सीखे थे, रेजोनेंस पीक और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना सीखे थे इसे पिछले लेक्चर में। अभी हम लोग निकालेंगे ओमेगा सी, ओमेगा सी निकालना सीखेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ओमेगा सी निकालना सीखेंगे, तो ओमेगा सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वो जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या था, ऊपर में जो डीसी गेन हो गया, अगर हम जीरो मतलब जो हमारा ऊपर में गेन का वैल्यू हो गया और नीचे में हमारा ये एक्सप्रेशन आया था कल वाले लेक्चर में, म्यू इक्वल टू क्या था हमारे पास ओमेगा बाय ओमेगा एन था, जो हम नॉर्मलाइज करके लिखे थे ओमेगा बाय ओमेगा एन था। तो क्या आया था 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आया था कल वाला लेक्चर में जो हम लोग उसको मॉडुलस का वैल्यू लिए थे। तो अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड कर लेंगे तो हमारे पास में अभी तो अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी का बात करें तो हमारे पास कितना आता है मैग्नीट्यूड का वैल्यू k/√2 आता है, तो इसको हम लोग k/√2 से इक्वेट कर देंगे। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अभी तो हमारा के से के कट गया, के से के यहाँ पे कट गया, इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगर इस दोनों को ऊपर लेके दोनों साइड तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा रूटन क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, हमारे पास में ये टर्म आ जाएगा। फिर इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस म्यू 4 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा इसको -2।
तो हमारे पास में टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, μ4 प्लस μ² 4 जीटा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये किस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन बन गया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन बन गया तो हम यहाँ से कौन सा वैल्यू निकालेंगे, μ² का वैल्यू निकलेगा। तो μ² का वैल्यू निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2a, जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इसका हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि निगेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इमेजिनरी अगर निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। तो निगेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए है, जो ई टू पावर माइनस, लेकिन क्या करते हैं उसका कोई फिजिकल कोई मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सब कौन सा लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसका। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस 2 जीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट अंडर 2 जीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा। और म्यू हमारे पास क्या था, ओमेगा बाय ओमेगा एन था। तो ओमेगा की जगह पे हम लोग, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हम लोग ओमेगा सी निकाल रहे हैं एक्चुअली। तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो म्यू स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, तो म्यू इक्वल टू हमारे पास में क्या था, म्यू इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन था। तो क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन था, तो उसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को अगर हम हटा दिए तो पूरा रूट चढ़ गया, ये देखिए पूरा रूट 1/2। तो क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन था, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लिए 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस 4 जीटा 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे ये माइनस था, इसको 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर लिख दिया तो माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे निकाले। तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा एक्चुअली ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा सी हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, तो हमारे पास में जो अभी ओमेगा का वैल्यू आया है एक्चुअली क्या है, ये ओमेगा सी है। क्यों ओमेगा सी है, क्योंकि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जो हमारा मैग्नीट्यूड है कितना है, 1m/√2 आ रहा है मैग्नीट्यूड। तो ये ओमेगा बाय ओमेगा एन का वैल्यू था, तो अभी हम इसको 1/√2 से कंपेयर किए तो फाइनली हमारा क्या निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा सी इक्वल टू, अभी ओमेगा क्या होता है, ओमेगा सी हो गया, क्योंकि हम लोग 1/k/√2 से कंपेयर किए हैं, तो मतलब वो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं जहाँ पे गेन हमारा क्या कहते हैं k/√2 हो। तो हमारे पास में क्या आ गया, ओमेगा सी इक्वल टू आ गया हमारे पास में ओमेगा एन 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 जीटा 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1/2, मतलब पूरा पावर √2। तो ये हमारे पास में आ गया ओमेगा सी का एक्सप्रेशन। ओमेगा सी का एक्सप्रेशन आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे, जो हमारा रेजोनेंस पीक का कर्व आया था, कैसा आया था, इस टाइप का कर्व आया था। यहाँ पे हमको कुछ रेजोनेंस पीक मिला था, यहाँ पे हमारा डीसी गेन था ओमेगा इक्वल टू 0 पे। तो ओमेगा सी क्या हो जाएगा, ओमेगा सी वो वैल्यू होगा जहाँ पे गेन क्या हो गया, k/√2 हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे k/√2 जहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे जो वैल्यू हो गया हमारे पास में, वो कौन सा वैल्यू हो गया, ओमेगा सी। तो ओमेगा सी पे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा बोल रहे हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोल रहे हैं। तो 3 dB फ्रीक्वेंसी पे हमारा गेन क्या हो रहा है, k/√2 हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 dB फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। अब इसको हम लोग डेसिबल में भी देख सकते हैं। तो ओमेगा सी इक्वल टू फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, ओमेगा एन 1 माइनस 2 जीटा, इसी बात को हम वहाँ पे लिखे हैं। अब इसको हम लोग डेसिबल में लिखेंगे, तो डेसिबल में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लॉग के गेन को डेसिबल फॉर्म में लिखे तो 20 लॉग बेस 10 के, और ओमेगा सी जो है तो यहाँ पे क्या हुआ 1/√2 मतलब k/√2। तो ये हमारा क्या था, इसको हम लोग 3 dB बैंडविड्थ भी बोले थे। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आया है k/√2 मतलब कितना है इसका फ्रिक्वेंसी का वैल्यू, मतलब कितना से रिड्यूस हुआ है, 3 dB से क्या कहते हैं, वो जो गेन का वैल्यू है वो रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे k/√2 मतलब 3 dB वैल्यू से रिड्यूस हुआ है। तो ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 dB का लाइन है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कितना का गेन, कितना का लाइन है हमारे पास, 3 dB से क्या हुआ है, जो गेन हमारा क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है वहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पे। इसको अगर हम लोग, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग सिंपली प्लॉट करते हैं, जब हम लोग सिंपल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया था, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन का एक्सप्रेशन आया था, उसमें अगर हम वैल्यू पुट करके निकाले तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का आया था। लेकिन जब इसको हम लोग डेसिबल में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पार्ट निगेटिव में भी आता है थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि लॉग के टर्म्स में इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट जो है
कुछ पार्ट क्या कहते हैं निगेटिव में भी आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जब ये क्या है, ये डेसिबल में प्लॉट है, प्लॉट इन डेसिबल, प्लॉट इन डेसिबल है, ये हमारा डेसिबल में प्लॉट है। तो डेसिबल में जब हम प्लॉट करते हैं तो लॉग के चलते ही वैल्यू कुछ हमारा निगेटिव तक भी आता है, लॉग में एक्सप्रेस करते हैं तो इसलिए। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अब तक हम कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं? पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़े थे ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। रेजोनेंस पीक का फॉर्मूला पढ़े थे गेन डीसी गेन डिवाइड बाय 2 जीटा रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये पढ़े थे। और अभी तीसरा फॉर्मूला पढ़ लिए। तीसरा फॉर्मूला किसका पढ़ लिए? ओमेगा सी का पढ़ लिए। ओमेगा सी क्या निकाल के लाए हैं? ओमेगा सी निकाल के लाए हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको कि हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला निकाल के लाए हैं ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस 4 जीटा 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2 इसका अंडर रूट के पावर होल का पावर अंडर रूट 1/2। ये हमारा है ओमेगा सी का। तो 3 फॉर्मूला पढ़ लिए, तीनों को डिराइव भी किए। तो ये डेरिवेशन आ जाता है आपका थ्योरी टाइप के क्वेश्चन में 6-7 नंबर का डेरिवेशन आ जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन से। तो तीनों फॉर्मूला पढ़े हैं, तीनों का डेरिवेशन भी अभी तक हम लोग देख लिए। कुछ नहीं करना है, जो ट्रांसफर फंक्शन जो लिखे हैं उसको हम लोग ओमेगा बाय ओमेगा एन से पहले डिवाइड किए थे, उस एक्सप्रेशन को लिखे थे और हर जगह ओमेगा सी के लिए ओमेगा आर के लिए जो कंडीशन था उसको सेटिस्फाई करके उसको इक्वेट करके हम लोग क्या किए हैं, एक्सप्रेशन निकाले हैं। अच्छा, तो अब हम देख चुके हैं कि पहले देखे थे अगर हम इफ एक्सप्रेशन से देख लीजिए क्या कहते हैं, इफ ईटा स्क्वायर इंक्रीजेस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगा, रेजोनेंस पीक भी डिक्रीज करेगा और हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अगर ईटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा इंक्रीज करता है। तो अगर इफ ईटा इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ईटा हमारा कांस्टेंट है तो सिर्फ नेचुरल ओमेगा एन इंक्रीज करेगा, ओमेगा आर इंक्रीज करेगा, ओमेगा सी इंक्रीज करेगा और एम आर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेजोनेंस पीक हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ईटा हमारा कांस्टेंट है, कल के ग्राफ में दिखाए थे कि इस टाइप का कुछ ग्राफ बना था कि ईटा ऐसे था तो ऐसे बना था, फिर जैसे जैसे ईटा कम हुआ तो कम हुआ था, लास्ट में जाके ऐसे हो गया था। जैसे जैसे ईटा का वैल्यू डिक्रीज किया था तो हमारा रेजोनेंस पीक ईटा का वैल्यू इंक्रीज किया था, क्या कहते हैं, डिक्रीज किया था, रेजोनेंस पीक भी हमारा डिक्रीज किया था। तो जीटा अगर कांस्टेंट है तो रेजोनेंस पीक भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जीटा कांस्टेंट रहेगा तो ओमेगा एन हमारा इंक्रीज करता है, ओमेगा आर इंक्रीज करता है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज करता है। तो फाइनली जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है वो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, ओमेगा सी, उससे बड़ा होता है ओमेगा एन, उससे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है ओमेगा आर। तो ये हमारा तीनों फ्रीक्वेंसी का जो सबसे बड़ा सबसे छोटा तीनों फ्रीक्वेंसी का मतलब आपस में ऑर्डरिंग हो गया। तो सबसे कम होता है ओमेगा आर, उससे कम होता है ओमेगा एन, सबसे बड़ा होता है हमारा ओमेगा सी। ठीक है। कोरिलेशन विथ टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, थोड़ा सा हम कोरिलेशन देख लेते हैं। टाइम डोमेन में जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, यहाँ पे आया था हमारा मैक्सिमम ओवरशूट, जिसको कि हम लोग पीक ओवरशूट भी कहते हैं। जो हमारा टाइम डोमेन में अंडर डैम सिस्टम के लिए देखे थे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, तो जो स्टेबल सिस्टम था उसके लिए हम क्या देखे थे, उसके लिए हम देखे थे कि हमारे पास क्या आया था, पीक ओवरशूट, जिसको कि हम लोग मैक्सिमम ओवरशूट भी बोले थे। लेकिन उसको अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास में क्या आ रहा है, उसी का काउंटर पार्ट आ रहा है हमारे पास में रेजोनेंस पीक। इसकी क्या आ रहा है, रेजोनेंस पीक हमारे पास में आ रहा है, जिसको कि हम लोग एमआर बोलते हैं। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में एमआर बोलते हैं, जो हमारा कि रेजोनेंस पीक आ रहा है। जो हमारा टाइम डोमेन में पीक ओवरशूट आया था वही हमारा रेजोनेंस पीक आया है। तो देखिए टाइम डोमेन में हम लोग एक स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई किए थे। टाइम डोमेन में जब टाइम डोमेन पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग एक राइज टाइम डिफाइन किए थे। राइज टाइम हमारे पास में क्या आया था, पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी, और ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हम पढ़े थे। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एन है। तो मतलब क्या हुआ, और हम बताए थे कि बैंडविड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एन है। तो हम बताए थे कि वहाँ पे बताए थे कि राइज टाइम क्या होता है, राइज टाइम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बैंडविड्थ होता है। राइज टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बैंडविड्थ होता है। तो टाइम अगर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कहते हैं, राइज टाइम बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होगा, बैंडविड्थ होगा। तो राइज टाइम और बैंडविड्थ में हमारा रिलेशन क्या आया, राइज टाइम और बैंडविड्थ में हमारा रिलेशन आया कि राइज टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो टाइम डोमेन में हमारा राइज टाइम है वही फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा बैंडविड्थ है। तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, तो बैंडविड्थ। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम फास्ट अगर कब होता था, सिस्टम फास्ट होता है मतलब जितना कम राइज टाइम होता था उतना सिस्टम हमारा फास्ट होता था। राइज टाइम कम हुआ मतलब क्या हुआ, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या हुआ, तुरंत अचीव कर लिया। मतलब राइज टाइम जितना कम हुआ उतना क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट वैल्यू उतना जल्दी अचीव कर लेगा, मतलब सिस्टम उतना हमारा फास्ट होगा। हम लोग बताए थे वहाँ पे टाइम डोमेन जो पढ़े थे। तो हायर द स्पीड लेसर द राइज टाइम, राइज टाइम जितना ज़्यादा होगा
राइज टाइम जितना कम होगा उतना स्पीड क्या होगा, हमारा सिस्टम का ज़्यादा होगा। राइज टाइम कम हुआ मतलब क्या हुआ कि स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या कर लिया, तुरंत अटेंड कर लिया, तुरंत राइज स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया सिस्टम, मतलब क्या है कि उसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो राइज टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा बैंडविड्थ का कंडीशन आया। इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, फ़ोन का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं ज़्यादा स्पीड। मान लीजिए कि ठीक है, मान लीजिए कि आप ज़्यादा स्पीड चाहते हैं इंटरनेट का, तो मतलब क्या होना चाहिए, स्पीड अगर ज़्यादा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, राइज टाइम हमारा कम होना चाहिए। राइज टाइम कम होगा तो मतलब क्या होगा, सिस्टम हमारा फास्ट होगा। बताए थे राइज टाइम जितना कम होगा सिस्टम हमारा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि जितना राइज टाइम कम होगा उतना जल्दी क्या होगा, सिस्टम हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू को तुरंत अटेंड कर लेगा। तो अगर हमको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो मतलब क्या होना चाहिए, राइज टाइम कम होना चाहिए। तो यहाँ से देख लिया, अगर राइज टाइम यहाँ पे घटे, राइज टाइम अगर हमारा कम होना चाहिए तो बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप ज़्यादा स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो मतलब क्या करते हैं, आप ज़्यादा बैंडविड्थ लेते हैं, ज़्यादा बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। तो ज़्यादा बैंडविड्थ उसका ऑक्यूपाई करते हैं तो इसलिए क्या करते हैं, आपको ज़्यादा पैसा पे करना होता है। मतलब कि ज़्यादा फास्ट मांगते हैं तो आप उसका ज़्यादा फास्ट इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो आपको उसका मतलब क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप उसका ज़्यादा बैंडविड्थ खा रहे हैं। ज़्यादा बैंडविड्थ उसका, एक तो उसको बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम जो है उसको मतलब मिलता है, स्पेक्ट्रम ही वो लोग खरीदता है, जो भी हमारा एयरटेल या वोडाफोन होता है सरकार से, और उसमें उतना उसको स्पेक्ट्रम मिला है, उसमें से आप ज़्यादा बैंडविड्थ उसका खा रहे हैं, तो आपसे पैसा तो ज़्यादा चार्ज करेगा ही करेगा। तो इसीलिए अगर आप फास्ट इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो मतलब आप उसका ज़्यादा बैंडविड्थ ले रहे हैं, तो इसलिए वो आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज करता है। ठीक है, तो हमारे पास में एक रिलेशन आ गया कि जितना ज़्यादा सिस्टम स्पीड ज़्यादा फास्ट होगा उतना राइज टाइम कम होना चाहिए, राइज टाइम कम होना चाहिए मतलब ज़्यादा बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट उसको होगा। तो अब हम लोग पढ़े थे, हमारा एक्सप्रेशन जो पीक ओवरशूट का आया था टाइम डोमेन में, वो क्या आया था, वो हमारे पास में एक्सप्रेशन आया था e⁻ पाई जीटा डिवाइड बाय √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये आया था पीक ओवरशूट का। इसको जनरली हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते थे, तो हम लोग इंटू 100% से मल्टीप्लाई करते थे, मैक्सिमम पीक ओवरशूट जो हम परसेंटेज के फॉर्म में लेते थे। तो पीक ओवरशूट का फॉर्मूला ये आया था। तो उसी का काउंटर पार्ट हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में आया है, उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, रेजोनेंस पीक। रेजोनेंस पीक उसका नाम दिए हैं MR, जो क्या होता है 1/2 जीटा √1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसका कर्व क्या होता है जीटा के अकॉर्डिंगली, कि जैसे जैसे जीटा, ये हमारा टाइम डोमेन में जो हमारा पीक ओवरशूट था उसका कर्व कैसा आया था, ऐसा, जैसे जैसे जीटा क्या कहते हैं बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, e⁻x माइनस एक्स का फंक्शन है, मतलब क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये हमारा आया था। और हमारा जो क्या कहते हैं रेजोनेंस पीक का जो कर्व आ रहा है वो कैसा आया था कि 1/√2 के बाद हम बताए थे कि रेजोनेंस पीक के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए था, जीटा लेस देन इक्वल टू 1/√2 होना चाहिए। मतलब 1/√2 के बाद क्या होता है, हमारा कोई रेजोनेंस पीक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 1/√2 के बाद क्या होगा, कॉन्स्टेंट लाइन एग्जिस्ट करेगा, रेजोनेंस पीक हमारा इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1/√2 तो हमारा क्या होता है, रेजोनेंस पीक एग्जिस्ट नहीं करता है, नो रेजोनेंस पीक, रेजोनेंस पीक हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मतलब उसके बाद जो पीक वैल्यू है वो क्या है, वो कौन सा पीक वैल्यू है, वो पीक वैल्यू हमारा क्या है, डीसी वैल्यू है। तो मतलब जीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 1/√2 के बाद जो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आया वो कौन सा वैल्यू है, वो हमारा डीसी वैल्यू, मतलब पीक वैल्यू जो है वो हमारा डीसी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे राइट मैक्सिमम ओवरशूट टाइम डोमेन और रेजोनेंस पीक से इसको हम लोग कंपेयर किए हैं। तो हम फाइनली क्या देखें कि जीटा अगर हमारा इंक्रीज करता है तो मैक्सिमम ओवरशूट जो टाइम डोमेन में वो भी डिक्रीज करता है, और क्या कहते हैं पीक ओवरशूट जो है वो भी हमारा डिक्रीज करता है। कौन सा की प्रेस हो जा रहा है, ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोग को बोल रहा है फाइंड करने के लिए ओमेगा और MR फाइंड करिए। इसका फाइंड कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सारा फॉर्मूला बता, ओमेगा आर और MR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस पीक निकालना है, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, ट्रांसफर फंक्शन पता है, इसको इससे कंपेयर करके आप उसका निकालिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, निकालिए सब लोग। ओमेगा आर का वैल्यू और MR का और रेजोनेंस पीक का वैल्यू निकालिए, दोनों फॉर्मूला देख सकते हैं। चलिए छोड़िए बनाइएगा, क्या देख लीजिए, बाद में बनाइएगा। तो हमारे पास में क्या है, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इससे, ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 जीटा
ओमेगा एन इंटू ओमेगा, इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, जे बाई रूट टू इंटू ओमेगा है, यहाँ पे रूट टू इंटू ओमेगा है, रूट टू इंटू ओमेगा, ओमेगा बाहर है, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर हमारे पास में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो ओमेगा एन इक्वल टू क्या हो गया, 10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे आपको दे रखा है 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा, यहाँ पे देखिए वैसा कुछ नहीं दे रखा है जैसा हमारे पास में एक्सप्रेशन आया था, एस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, वैसा नहीं है, लेकिन ओमेगा ओमेगा एन मैच कर रहा है, यहाँ एस के जगह पे ओमेगा दे दिया, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट किया है, तो जे ओमेगा का स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा का स्क्वायर, तो इस टाइप से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओमेगा एन तो दिख रहा है, ओमेगा एन आपको दिख रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ओमेगा एन आपको दिख रहा है, तो क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ओमेगा एन इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे क्या है, 2 जीटा ओमेगा एन एस के बदला 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा दिखा हुआ है, तो ठीक है, 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा इक्वल टू क्या है, 10 रूट 2 ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो क्या हम बोल सकते हैं, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 रूट 2। तो यहाँ से हम लोग जीटा निकाल सकते हैं, जीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीटा हमारे पास में आ जाएगा 10 रूट 2 बाई 20 इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई रूट 2, तो जीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाई रूट 2। ओमेगा आर का फॉर्मूला बताया है, ओमेगा आर का फॉर्मूला क्या था, डिराइव किए थे हम लोग, ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो जीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई रूट 2, और ओमेगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीटा का वैल्यू आया है 1 बाई रूट 2, तो यहाँ पे जीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, तो ओमेगा एन 10 है, तो 10 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 रेडियन पर सेकेंड। जब ओमेगा आर इक्वल टू आ गया आपके पास 0 रेडियन पर सेकेंड, तो मतलब क्या हो गया, मतलब ओमेगा रेजोनेंस पीक कितना आ जाएगा, 1, वही बात हो गया, ओमेगा इक्वल टू 0 पे हमारा क्या आता था, डीसी वैल्यू आता था। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन से देखिए, अगर ओमेगा ओमेगा आर हमारा 0 ही आ गया, मतलब ओमेगा आर का वैल्यू अगर 0 ही आ गया, तो उस एक्सप्रेशन में 0 पुट कर दीजिए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल ओमेगा का वैल्यू रेजोनेंस पीक पे क्या हो जाता है, ओमेगा आर, तो ओमेगा आर भी हमारा क्या आते हैं, 0 आ गया, 0 आ गया, तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में जो एम आर का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्चुअली वो एक्चुअली का जो एम आर का जो वैल्यू आएगा, तो ओमेगा आर का वैल्यू, ओमेगा का जब ओमेगा आर माने तो सब 0 हो गया, सब 0 हो गया, तो 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वही 1 हमारा क्या हो गया, रेजोनेंस पीक, मतलब ओमेगा इक्वल टू 0 पे ही, तो मतलब रेजोनेंस पीक ने एक तरह से समझिए कि डीसी वैल्यू ही मांग रहा है। तो ओमेगा जब ओमेगा 0 आ गया, तो मतलब एक तरह से डीसी वैल्यू ही आ गया, तो डीसी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, ओमेगा, तो रेजोनेंस पीक का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, 1 आ गया, वहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, और वहाँ पे हम लोग को 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, रेजोनेंस पीक का वैल्यू 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन है कि आफ्टर 1 बाई रूट 2 डीसी गेन इज द मैक्सिमम गेन फंक्शन एंड नो रेजोनेंस पीक, मतलब हम बताए थे रेजोनेंस पीक के लिए कंडीशन बताए थे कि जीटा लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2 होना चाहिए, मतलब क्या हो गया कि जीटा अगर ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2 हो गया तो रेजोनेंस पीक एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेजोनेंस पीक का एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मतलब उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हमारा डीसी गेन ही होगा। तो आफ्टर 1 बाई रूट 2 क्या होता है, डीसी गेन इज द मैक्सिमम गेन ऑफ द फंक्शन, उसके बाद जो हमारा गेन आ रहा है वो क्या है, डीसी गेन और मैक्सिमम गेन ऑफ द फंक्शन आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ पे बस, तो यहाँ भी इसको कंपेयर कर लीजिए, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो ओमेगा एन इक्वल टू क्या होगा, 10 रेडियन पर सेकंड, यहाँ भी क्या होगा, 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा 10 ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू 10 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 10, तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 10, मतलब जीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 आ गया। यहाँ भी ओमेगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस पीक निकालने के लिए पूछ रहा है, तो फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो ओमेगा आर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ओमेगा एन इंटू रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना है 10, 1 माइनस 2, जीटा का वैल्यू कितना आया है 0.5, तो 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, तो 10 रूट अंडर 0.5, तो 10 बाई रूट 2, मतलब क्या बोल सकते हैं हमारे पास में 7.07 रेडियन पर सेकेंड हमारा क्या आ गया, वो आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस पीक निकालना है तो क्या करेंगे, रेजोनेंस पीक का हमारे पास फॉर्मूला क्या था,
के डिवाइड बाय 2 जीटा अपॉन 1 माइनस के डिवाइड बाय 1 माइनस 2 जीटा डिवाइड बाय क्या आ गया 2 जीटा डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तुम्हारे पास में के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के का वैल्यू क्या होता है डीसी गेन, तो के का वैल्यू अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, के हमारा क्या होता है डीसी गेन, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मान लीजिए ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा डीसी गेन। तो के हमारा क्या था डीसी गेन, मतलब ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करने पे जो वैल्यू आएगा, तो के कितना आ गया 1 और 2 जीटा, जीटा कितना है 0.5, तो 2 इंटू 0.5 1 माइनस जीटा स्क्वायर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। तुम्हारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया 1 बाय रूट अंडर 0.75 मतलब 2 बाय रूट 3 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.154 हमारा क्या आ गया रेजोनेंस पीक का वैल्यू आ गया हमारे पास में। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फॉर सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम इज 5 एट 0 रेडियन पर सेकेंड। मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मतलब डीसी गेन कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ओमेगा अंडर डैम्प सिस्टम एट 0 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इक्वल टू 0 मतलब क्या दिया हुआ है डीसी गेन हमको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड पीक्स टू 10 by root 2 at 5 by root 2, मैग्नीट्यूड पीक्स टू 10 by root 2 at 5 by root 2 मतलब क्या है 5 by root 2 क्या हो गया हमारा ओमेगा आर है, ओमेगा आर पे हमको क्या मिल रहा है रेजोनेंट पीक मिल रहा है जिसका वैल्यू कितना है 10 by root 2। कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो क्या क्या दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन, हाँ बोलो सर 10 बाई रूट 3 आप 10 बाई रूट 2 पढ़ रहे हैं। अच्छा 10 बाय रूट 3 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10 बाय रूट 3 और 5 बाय रूट 2 है, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको क्या करना, एग्जाम में भी कीजिएगा तो पहले लिखिएगा गिवन क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। इतना अगर आप एक्सप्रेस कर तो टीचर समझ जाएगा कि इसको पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है, तो मैंने ऐसे एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो यहाँ पे डीसी गेन दिया हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और रेजोनेंस पीक दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन दिया हुआ है, डीसी गेन दिया हुआ है 5, एमआर रेजोनेंस पीक दिया हुआ है 10 बाय रूट 3 और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 बाय रूट 2। निकालना क्या है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग रेजोनेंस पीक का हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या था के बाय 2 जीटा 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 बाय रूट 3। इसको इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास, और के का वैल्यू भी दिया हुआ है, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे के का वैल्यू 5 पुट कर देंगे। जब के का वैल्यू 5 पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा जब के का वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू 10 बाय रूट 3। तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 2 बाय रूट 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 बाय रूट 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में इसको इसको स्क्वायर कर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए रूट को हटाने के लिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 4 जीटा स्क्वायर, ये रूट हट गया 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2 था तो ये 4 हो गया, ये रूट 3 तक क्या हो गया 3 हो गया। दोनों साइड स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि रूट का टर्म हटाने के लिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करना आसान होता है, रूट के टर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग क्या किए स्क्वायर कर दिए। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 16 जीटा टू द पावर 4 प्लस 16 जीटा स्क्वायर। तो इसको हम लोग फिर अरेंज कर ले तो क्या आ गया 16 जीटा 4 माइनस 16 जीटा स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको अगर आप सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास जीटा स्क्वायर का 2 वैल्यू आएगा। जीटा 4 का एक्सप्रेशन है तो मतलब कैलकुलेटर से क्या निकलेगा जीटा स्क्वायर निकलेगा, तो जीटा स्क्वायर का 2 वैल्यू आएगा 0.75 0.25। तो दोनों के लिए जीटा निकालेंगे तो एक के लिए जीटा आएगा 0.866 और एक के लिए आएगा 0.5। तो 0.866 वाला क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम क्या बताए थे कि 0.707 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जीटा हमारा क्या रहना चाहिए था रेजोनेंस पीक के लिए कंडीशन कि हमारा जीटा जो है लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2 होना चाहिए जीटा इक्वल टू, तो 1 बाय सॉरी जीटा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 था, यहाँ पे जीटा इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 होना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए 0.70 से क्या है इसका वैल्यू ज्यादा है, तो ये कैसा हो गया इनवैलिड हो गया। तो वैलिड पॉइंट कौन हो जाएगा जीटा का 0.5 हो जाएगा।
तो जीटा इक्वल टू 0.5 क्या हो गया, वैलिड हो गया हमारे पास में, क्योंकि रेजोनेंस पीक का कंडीशन बताए थे कि जीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/√2 होना चाहिए। तो अब ओमेगा आर इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर इंटू 1 - 2 जीटा स्क्वायर। ओमेगा आर का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, ओमेगा आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5/√2 इक्वल टू ओमेगा एन 1 - 2 जीटा स्क्वायर। जीटा कितना आया, 0.5 आया, तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या आ गया, 5 रेडियन पर सेकेंड। तो 5 रेडियन पर सेकेंड आ गया ओमेगा एन का वैल्यू। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा, अब गेन हमारे पास में कितना है, के, गेन के है तो 5 ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर कितना हो गया, 25, 50, 25, तो 25 हो गया ऊपर में, प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन एस के जब क्या होगा, 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू हो जाएगा 5, ओमेगा एन का वैल्यू पुट कर देंगे, जीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का वैल्यू कर दो, 5s प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनली ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एमआर पढ़ लिए, एमआर पढ़ लिए, ओमेगा आर पढ़ लिए और ओमेगा सी पढ़ लिए, तीनों का डेरिवेशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस पर 2 क्वेश्चन भी कर लिए, ट्रांसफर फंक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लिए, ओमेगा आर निकालने वाला क्वेश्चन भी कर लिया और एमआर निकालने वाला भी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोर्ड प्लॉट पढ़ेंगे। बोर्ड प्लॉट में 2 लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर लगेगा बोर्ड प्लॉट में, 2 से 3, 2 लेक्चर में हो जाएगा, 2 लेक्चर लगेगा निक्विस्ट प्लॉट में, 2 लेक्चर लगेगा पोलर प्लॉट में, 6 लेक्चर लगेगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन पूरा खत्म करने में। ठीक है, ओके थैंक यू। अब हैंग कर गया, ओके थैंक यू।